जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां मतलब अविश्वसनीय चीजें एक साथ होती हैं। एक ऐसी जमीन जो हैरान कर देने वाले कंट्रास्ट, विरोधाभासों से भरी है। आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं असाधारण क्षेत्र की पड़ताल करने वाले हैं। भारत के अगले टेक हब के बारे में जब भी बात होती है तो दिमाग में बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे शहरों का नाम आता है ना? लेकिन आज की हमारी कहानी एक ऐसी जगह की है जो अपने चाय के बागानों, घने जंगलों और हाँ, एक सींग वाले गैंडों के लिए ज्यादा मशहूर है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे 2/3 सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर रहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 2/3। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल लगभग 70 करोड़ किलोग्राम चाय, 700 मिलियन किलोग्राम्स, इसका उत्पादन भी यहीं होता है। ये आंकड़े सच में दिमाग चकरा देते हैं, है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ये जगह है कौन सी? धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहां इतने कमाल के विरोधाभास एक साथ देखने को मिलते हैं? ये जगह है असम, भारत का उत्तर पूर्वी पावर हाउस। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम असम के रहस्यों को जानने की इस पड़ताल में उतरने वाले हैं। अच्छा, असम की पहचान का जो पहला पहलू है वो है इसका वाइल्ड लाइफ, इसका वन्य जीवन। ये दुनिया के कुछ सबसे आइकॉनिक, सबसे मशहूर जानवरों का एक बहुत ही जरूरी ठिकाना है। बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ 2200 से भी ज्यादा एक सींग वाले गैंडे रहते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, यह संख्या पूरी दुनिया की आबादी का 2/3 है। सच में ये तो कमाल की बात है। लेकिन रुकिए, काजीरंगा की कहानी सिर्फ गैंडों पर खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ये 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जन्नत का एक टुकड़ा है, समझिए। यहाँ आपको बंगाल टाइगर्स मिलेंगे, जंगली भैंसें दिखेंगी, एशियाई हाथी भी हैं, और तो और 400 से ज्यादा किस्म के पक्षी भी यहाँ रहते हैं। क्या जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी है। और यहीं से एक शानदार कामयाबी की कहानी भी निकल कर आती है। असम में ही एक और पार्क है, मानस नेशनल पार्क। पता है वहां क्या हुआ? सिर्फ 6 सालों के अंदर बाघों की आबादी 14 से बढ़कर 31 हो गई, 2 गुने से भी ज्यादा। ये एक जबरदस्त कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी है। तो वाइल्ड लाइफ की दुनिया से अब चलते हैं असम के इकोनॉमिक इंजन की तरफ, मतलब यहाँ का विश्व प्रसिद्ध चाय उद्योग। एक बात बताइए, क्या कोई जानता है कि भारत के कुल चाय उत्पादन का 50% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ असम से आता है? ये आंकड़ा है करीब 70 करोड़ किलोग्राम हर साल। इस नंबर के साथ तो भाई असम चाय की दुनिया का बेताज बादशाह है, इसमें कोई शक नहीं। और जाहिर है इसका आर्थिक असर भी जबरदस्त है। ये जो चाय उद्योग है, ये हर साल 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फॉरेन एक्सचेंज कमाता है। और सोचिए, लाखों लोगों को डायरेक्टली रोजगार देता है, जिससे अनगिनत परिवारों का गुजारा चलता है। ठीक है, तो असम की अर्थव्यवस्था के बाद अब जरा नजर डालते हैं इसकी ज्योग्राफी पर, इसके भूगोल पर। और इसकी कहानी घूमती है एक बहुत ही शक्तिशाली नदी के इर्द गिर्द। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ये एशिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक है। और ये इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा की तरह, लाइफ ब्लड की तरह असम से होकर बहती है। और इसी विशाल नदी के बीचों बीच बसा है माजुली। ये दुनिया का सबसे बड़ा इनहैबिटेड रिवर आइलैंड है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप। जरा कल्पना करके देखिए, एक पूरा का पूरा द्वीप जो गांवों से, मंदिरों से, एक अनोखी कल्चर से गुलजार है और चारों तरफ से नदी की लहरों से घिरा हुआ है। इनक्रेडिबल। नदी और जमीन की बात हो गई, तो अब चलते हैं असम के इतिहास की गहराइयों में। वो इतिहास जिसने आज के असम को वो बनाया है जो वो है। अच्छा, असम के इतिहास की बात करें तो सबसे बड़ा नाम आता है अहोम राजवंश का। ये योद्धा 1228 एडी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आए थे और इन्होंने लगभग 600 सालों तक, जी हाँ, 600 साल तक यहाँ राज किया। ये भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंशों में से एक हैं। और उनकी बनाई हुई शानदार इमारतें आज भी उनके उस महान साम्राज्य की गवाही देती हैं, जैसे कि शिवसागर जो उनकी आखिरी भव्य राजधानी थी, या फिर 104 फीट ऊंचा शिवडोल मंदिर। और रंग घर के बारे में तो क्या ही कहें, ये एशिया के सबसे पुराने सर्वाइविंग एम्फी थिएटर्स में से एक है, मतलब एक तरह का खुला स्टेडियम। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं।
ये देखना दिलचस्प होगा कि असम की इस सदियों पुरानी विरासत आज की इस तेज रफ्तार दुनिया से कैसे तालमेल बिठा रही है। और यहाँ भी एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ तो असम वो जगह है जहां एशिया की पहली तेल ड्रिलिंग हुई थी, और आज इसका सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी दुनिया के 100 सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। क्या कमाल का सफर है। लेकिन हाँ, इस तेज विकास के साथ कुछ बड़ी और परसिस्टेंट चैलेंजेस भी हैं। कुछ ऐसी चुनौतियां जो लगातार बनी हुई हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र की सालाना विनाशकारी बाढ़, बेरोजगारी का मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमियां और माइग्रेशन का दबाव। ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनसे असम जूझ रहा है। मगर इन सारी चुनौतियों के बावजूद एक बात है जो बहुत खास है, वो है असम के लोगों का जज्बा। उन्होंने पीढ़ियों से इन मुश्किलों का सामना किया है और एक जबरदस्त स्पिरिट ऑफ परसिवियरेंस दिखाया है। आज असम में कुछ ऐसा हो रहा है जो इसकी सदियों पुरानी पहचान को एक बिल्कुल ही नया मोड़ दे रहा है। जरा सोचिए, वो छोटी छोटी चिप्स जो हमारी कारों, हमारे फोन, हमारे कंप्यूटर्स, हर चीज को चलाती हैं, वो कहां बन रही हैं? अब कल्पना कीजिए कि यही फ्यूचर टेक्नोलॉजी उस जगह पर बन रही है जिसका इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। एक ऐसी जगह जो अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए जानी जाती है, न कि किसी सिलिकॉन वैली के लिए। 27,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम बिल्कुल नहीं है। टाटा ग्रुप इतना बड़ा, इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है असम में एक बिल्कुल नई सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बनाने के लिए। और जरा इस प्लांट का स्केल देखिए, हर दिन करीब 48 मिलियन चिप्स बनाने की कैपेसिटी। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है। ये प्लांट असल में असम को सीधे ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन के सेंटर में लाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो सवाल यही है कि भारत का एक सबसे प्राचीन इलाका आखिर देश का सबसे नया हाईटेक हब कैसे बन गया? भविष्य की इस बड़ी छलांग को समझने के लिए हमें पहले असम के शानदार अतीत की गहराइयों में जाना होगा। देखिए, आज के असम की कहानी रेजिलियंस यानी कि एक जबरदस्त लचीलेपन की नींव पर टिकी हुई है, और इस नींव को गढ़ा था भारत के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजवंशों में से एक ने। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि अहोम राजवंश का शासन आखिर कितना लंबा चला, पूरे 600 साल। जरा सोचिए, ये मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज दोनों के कुल समय को अगर मिला भी दें तो उससे भी ज्यादा है। तो सवाल ये है कि उनकी इतनी ताकत का राज क्या था? वो थी ये पाइक प्रणाली। ये एक बहुत ही यूनिक सिस्टम था। आप कह सकते हैं एक तरह की नागरिक सेवा। हर स्वस्थ पुरुष को राज्य के लिए या तो एक सैनिक या फिर एक मजदूर के तौर पर काम करना होता था, और इसका फायदा बिना एक परमानेंट महंगी सीना रखे जरूरत पड़ने पर एक विशाल मिलिशिया हमेशा तैयार रहती थी। मेरे मामा मेरे देश से बड़े नहीं हैं। ये जबरदस्त बात कही थी महान अहोम जनरल लचित बोरफुकन ने। और कब? सरायघाट की उस ऐतिहासिक लड़ाई से ठीक पहले, जब उन्होंने काम में लापरवाही बरतने पर अपने सगे मामा का सर कलम कर दिया था, ये दिखाने के लिए कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ये सरायघाट की लड़ाई सिर्फ एक आम लड़ाई नहीं थी। ये वो पल था जब एक क्षेत्रीय ताकत ने अपनी जबरदस्त नौसैनिक रणनीति के दम पर शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के विजय रथ को रोक दिया था। यहीं पर मुगलों का पूर्व की ओर विस्तार आकर थम गया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। साल 1826 में यंदाबू की संधि होती है और अंग्रेज इस क्षेत्र में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके बाद अहोम साम्राज्य की बनाई हुई पूरी व्यवस्था कैसे बदल गई। अंग्रेजों ने सिर्फ असम को जीता नहीं, उन्होंने इसकी अर्थव्यवस्था का पूरा ताना बाना पूरी तरह से बदल दिया। जहां पहले अहोम अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी, अपनी जरूरतों पर फोकस्ड थी, वहीं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का एक ही मकसद था, यहां से संसाधनों को निकालना और उन्हें ग्लोबल मार्केट में बेचना। और इस बड़े बदलाव की बुनियाद रखी गई दो चीजों पर, चाय और तेल। 1823 में यहीं की चाय की खोज हुई, जिसके बाद बड़े बड़े बागान लगे, और फिर 1889 में डिगबोई में एशिया का पहला कमर्शियल तेल का कुआं खोदा गया। इन दोनों ने असम को दुनिया के बाजार से तो जोड़ दिया, लेकिन साथ ही एक ऐसी निर्भरता भी पैदा कर दी जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। अब इस नई अर्थव्यवस्था और इसके साथ आए बाहरी लोगों के प्रवास ने आगे चलकर एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दिया। ये स्लाइड उस 6 साल लंबे असम आंदोलन को बहुत साफ तरीके से समझाती है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के पता चलने से।
फिर मांग उठी कि अवैध अप्रवासियों की पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाए। और आखिर में 1985 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसमें असमिया पहचान की सुरक्षा का वादा किया गया। ये जमीन, संसाधन और पहचान का एक लंबा संघर्ष था। तो चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं, जहां एक स्ट्रेटेजिक गेटवे के तौर पर असम की जो ऐतिहासिक भूमिका रही है उसे अब कमाल की इंजीनियरिंग के जरिए एक बिल्कुल नया आयाम दिया जा रहा है। आज की स्ट्रेटेजिक सोच ये मानती है कि नदी के ऊपर बने पुल किसी भी टकराव की स्थिति में एक कमजोर कड़ी हो सकते हैं। उन पर हमला करना आसान है, बाढ़ का भी असर होता है, लेकिन नदी के नीचे बनी सुरंग वो सुरक्षित है, हर मौसम में काम करती है और सेना के लिए एक प्रोटेक्टेड सप्लाई लाइन भी है। और यही वजह है कि असम में भारत की पहली अंडर वाटर रोड और रेल सुरंग बनाई जा रही है। और ये कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है। एक तरफ है बोगीबिल ब्रिज, भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज, इतना मजबूत कि इस पर फाइटर जेट भी लैंड कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है ब्रह्मपुत्र अंडर वाटर टनल, जो चीन बॉर्डर तक एक सुरक्षित सैन्य सप्लाई लाइन देती है। तो ये सिर्फ आने जाने के रास्ते नहीं है, ये विशाल प्रोजेक्ट्स सैन्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो एक सीमांत रक्षक के रूप में असम की ऐतिहासिक भूमिका को ही आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो इतना तेज विकास हो रहा है, ये असम के प्रकृति के साथ गहरे और नाजुक रिश्ते के साथ साथ चल रहा है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स पैदा होता है। एक तरफ तो असम ने दुनिया के सामने संरक्षण की एक मिसाल कायम की है। 1960 के दशक में जहां सिर्फ 601 सिंग वाले गैंडे बचे थे, आज उनकी आबादी 3000 से भी ज्यादा है। उन्हें विलुप्त होने की कगार से वापस लाया गया है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ये देखिए, लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर 20वीं सदी की शुरुआत में यह माजुली का आकार हुआ करता था, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप और असम की संस्कृति का दिल है। और आज इसका आकार सिर्फ 483 वर्ग किलोमीटर रह गया है। विडंबना देखिए, जिस ब्रह्मपुत्र नदी ने इस द्वीप को बनाया, वही अब इसे धीरे धीरे निगल रही है। माजुली अपनी 60% से ज्यादा जमीन खो चुका है। और यहीं पर हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जैसे जैसे असम अपना हाईटेक भविष्य बना रहा है, क्या वो अपने अनमोल अतीत को बचा पाएगा? असली चुनौती सिर्फ एक सेमीकंडक्टर हब बनाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि इस विकास की दौड़ में वो अपनी अनूठी सांस्कृतिक और प्राकृतिक पहचान को कहीं पीछे न छोड़ दे।